नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय शिक्षा का रूप। भारतीय शिक्षा का जो स्वरूप था वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैसा था, एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, देखेंगे इस पर। तो पहला चीज़ क्या है कि जैसे भी 18वीं शताब्दी तक हमने पढ़ा कि वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसके जस्ट बाद मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा के जस्ट बाद थोड़ा सा उस पर बढ़ाव दिया गया, उसको बढ़ाया गया। तो 18वीं शताब्दी में जो भारतीय शिक्षा थी उसका जो है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अंग्रेजों द्वारा प्रचलित देसी शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई, वो केवल मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रांतों में जांच किए जाने के कारण इसका संबंध भारत के अल्पांश से है, यानी इन्हीं 3 राज्यों का मिल पा रहा है, टोटल फिर नहीं। और इससे शिक्षा के इतिहास में मतलब विद्यार्थियों के लिए सारा चीज़ मिल रहा है, उस पर जितना भी प्रकाश डाला गया है वो सारा चीज़ हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उस टाइम कैसा था। तो पहली चीज़ प्राथमिक शिक्षा हम देखेंगे मद्रास पे, एक एक का हम अध्ययन करेंगे, वैसे ही देखेंगे जैसे बुकों पर मिलता है। तो मद्रास पे कैसा है, जो देसी शिक्षा संबंधी सर्वप्रथम जांच थी ये मद्रास के गवर्नर सर टॉमस मुनरो ने किया था। और ये सर टॉमस मुनरो ने जो थे ये 1822 ईस्वी में करवाई थी। इस जांच का विवरण स्वयं मुनरो ने दिया था, ये मिलता है। उस टाइम उन्होंने क्या बताया था कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या, तो जो विद्यालयों में छात्रों की संख्या हुआ करती थी वो एक इतिहासकार हुए हैं मिल, तो इनके अनुसार इतिहासकार मिल के अनुसार जो है मद्रास के प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, परंतु इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम थी। बेल्लारी और कनाडा जिलों के स्कूलों में छात्रों की औसत संख्या 12 थी, यानी ये जो 12 संख्या थी ये 12 नहीं थी। उस टाइम जो था कि बच्चे जो घर पर पढ़ा करते थे, विद्यार्थियों की संख्या जो कम होती थी उसका मेन कारण ये हो करता था कि अनेक बच्चे घर पर पढ़ते थे। केवल मद्रास नगर में उनकी संख्या 26,903 थी जो कि घर पर पढ़ा करते थे, जो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वालों की अपेक्षा लगभग 5 गुने से भी अधिक थी। अब उस टाइप विद्यालय कैसे प्रकार होते थे, किस टाइप के, सभी विद्यालयों को जो पाठ्यक्रम होता था वो समान नहीं होता था। कुछ विद्यालय तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अरबी, फारसी आदि की शिक्षा देते थे, परंतु 23 विद्यालय ऐसे थे 23 जिनमें संस्कृत की, और एक ऐसा था जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी उस टाइम। नेक्स्ट जो पाठ्य विषय होता था वो क्या रहता था, तो पाठ्य विषय जो था वो प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य पाठ्य विषयों में से किसी प्रकार का अंतर नहीं था। इन विषयों में रोचक कविताओं और उपदेशात्मक कहानियों को स्मरण करना, पांडुलिपियों को पढ़ना, दस्तावेज तैयार करना और गणित के साधारण प्रश्नों को हल करना था, जैसा कि आजकल है। वो सेम था सब में लगभग। और विद्यालय प्रवेश और शिक्षा काल क्या होता था, बालक जो था वो 4 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करता था और 14 तथा 15 वर्ष की आयु में उसे छोड़ा जाता था, शिक्षा उसकी कंप्लीट हो जाती थी। वहाँ जाने से पूर्व उसके घर पर गणेश जी की पूजा की जाती थी उस टाइम, और एक समारोह का आयोजन किया जाता था। जब बालक विद्यालय में प्रथम बार पहुँचता था तब उसके हाथ पर विद्या की देवी सरस्वती का नाम लिखा जाता था। उसके बाद वह पढ़ना प्रारंभ करता था। ये मैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है बता रहा हूँ सब। विद्यालयों का जो कार्यक्रम और दंड विधान था, वो विद्यालयों का कार्यक्रम मतलब 6 बजे प्रातः प्रारंभ होता था और सब बालकों के आ जाने पर सरस्वती वंदना होती थी। इसके बाद विद्यार्थी अध्ययन कार्य में जुट जाते थे। विद्यालयों का दंड विधान बहुत कठोर था। अपराधी बालकों के लिए दंड भी निश्चित था। इनमें कोड़े लगाना, बेंत मारना, छत से लटकाना तथा बैठक कराना, देर से आने वाले विद्यार्थियों को स्वास्थ्यवर्धक दंड मिलता था। यानी हर तरह से बच्चों के हित के लिए सब होता था, जैसा कि आजकल भी है सेम चीज़। बस ये है कि पहले जो पाठ्यक्रम होता था मतलब विद्यालय कार्यक्रम हुआ करता था वो 6 बजे प्रातः से प्रारंभ होता था, आजकल ऐसा नहीं है। आज की शिक्षण विधि कैसी थी, शिक्षण विधि का प्रमुख आधार बालचर प्रणाली था, मोनोटोरियल सिस्टम था। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार वर्गों में बांट दिया जाता था। कम योग्य बच्चों को अधिक योग्य बच्चे पढ़ाते थे। बालक सर्वप्रथम लिखना सीखता था और वो पहले बालू पर अक्षरों को उंगली से लिखने का अभ्यास करता था। जैसा आजकल स्लेट में है तो पहले बालू में लिखा जाता था, और उसके बाद वह उन्हें पत्तों पर और फिर तख्ती पर लिखने का अभ्यास करता था। अक्षरों का बोध हो जाने के बाद
वह मात्राएं, संयुक्त अक्षर, स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करता था तथा पशुओं, स्थानों, व्यक्तियों आदि के नाम लिखने का अभ्यास करता था। लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वह गणित सीखता था। पहाड़े, पौवे, अद्धे और सवैया आदि की विद्यार्थी एक साथ बोल बोल कर याद किया करते थे। जैसे आजकल टेबल होती है, गिनती होती है, मापने की कई यूनिट्स होती हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, वैसे तब हुआ करता था पौवा, अद्धा, सवैया, तो वो ये याद किया करते थे। जो शिक्षकों की दशा थी तो शिक्षक निर्धन, अयोग्य और अशिक्षित थे। परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर निम्न था। योग्य व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें साधारणतः 6 या 7 रुपये मासिक वेतन मिलता था शिक्षकों को, और ये वेतन इतना कम था कि इससे उन्हें जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता था। तो योग्य व्यक्ति जाया ही नहीं करते थे शिक्षक के उस पर। अब देखिए, ये हमने अभी आपको मद्रास की कहानी है पूरी बताई। अब मुंबई पे चलते हैं। मुंबई पे हम लोग देखते हैं तो मुंबई के जो गवर्नर थे वे इल्फिस्टन थे, और ये 10 मार्च 1824 को प्रांत के समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया था कि देसी शिक्षा की जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। और ये रिपोर्ट जो चेकिंग के बाद आई 1824 से 1825 में प्राप्त हुई, पर उनसे प्रांत की शिक्षा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और ये 1829 में जिला न्यायाधीशों की दूसरी रिपोर्ट मांगी गई। इन रिपोर्टों के आधार पर बम्बई प्रांत की प्राथमिक शिक्षा का विवरण नीचे कुछ हम लोग को मिला है, दिया गया 1829 वाली पे रिपोर्ट पे। अब इस रिपोर्ट में क्या मिला कि विद्यालय में छात्रों की जो संख्या थी वो क्या थी, तो विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी। पूरे प्रांत में, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखा जाएगा, पूरे प्रांत मतलब क्षेत्र का क्षेत्र पूरा, तो 46,81,735 जनसंख्या के लिए केवल 1,705 विद्यालय थे। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या, 46,81,735, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए केवल 1,705 विद्यालय थे, जिनमें 35,153 विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की औसत संख्या 15 थी और न्यूनतम 2 तथा उच्चतम 150 थी। इन आंकड़ों में उस समय घर घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्षा के आंकड़े सम्मिलित नहीं थे। और ये गवर्नर की काउंसिल के एक सदस्य प्रेंडरगस्ट थे। इनके इनके मतानुसार है कि ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा गांव नहीं था जहां कम से कम एक स्कूल नहीं था। बड़े गांवों में उससे अधिक तथा नगरों में और भी अधिक स्कूल थे जिनमें लिखने, पढ़ने और गणित की सस्ती शिक्षा दी जाती थी। जो विद्यालयों के भवन थे वो विद्यालयों के लिए प्राय पृथक भवन नहीं थे। जो विद्यालय थे वो पृथक भवन नहीं थे उनके लिए। शिक्षण कार्य मंदिरों, शिक्षकों के गृहों या सम्मानित पुरुषों के निवास स्थानों पर किया जाता था। शिक्षकों की दशा उस टाइम क्या थी, तो अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण थे। वे अध्यापन कार्य परंपरागत सम्मान के कारण, न कि आर्थिक लाभ के लिए करते थे। उनका मासिक वेतन 3 रुपये से 5 रुपये तक था। इस कम वेतन की पूर्ति कुछ सीमा तक अन्य प्रकार से हो जाती थी, जैसे अपनी जाति के सहभोज में उन्हें निमंत्रित किया जाता था, त्योहारों पर उन्हें उपहार और अपने विद्यार्थियों के वैवाहिक अवसरों पर दक्षिणा मिल जाती थी। और जो मेन रीजन था वो यहाँ मुंबई में भी पाया गया कि शिक्षक साधारणतः अयोग्य थे। विद्यालयों और विद्यार्थी एवं शिक्षा काल कैसा रहा, तो हरिजनों के प्रति अतिरिक्त, मतलब हरिजनों के अतिरिक्त सभी जातियों के विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ सकते थे, हरिजन नहीं जा सकते थे। विद्यालय में ब्राह्मण छात्रों की संख्या लगभग 30% थी। शिक्षा का काल बालकों की 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक होता था। पाठ्य विषय और दंड विधान जो था, तो पाठ्य विषयों में लिखना, पढ़ना और साधारण गणित सम्मिलित थे। विद्यार्थियों को पहाड़े, अध्याय आदि रटने पड़ते थे जिससे वे गणित के प्रश्नों को मौखिक रूप से कर सकें। दंड विधान कठोर था। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए प्राय कठोर दंड दिया जाता था। और जो शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री थी, तो ये पुस्तकों का सर्वथा अभाव था, अतः शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। मद्रास के समान मुंबई में भी बालचर प्रणाली प्रचलित थी। विद्यालयों की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण शिक्षण सामग्री का अभाव था। फलस्वरूप शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाता था और शिक्षण का स्तर निम्न होना स्वाभाविक था। अयोग्य शिक्षक रहे, शिक्षण विधियां भी नहीं, धीरे धीरे शिक्षा का पतन होता चला गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के बंगाल पे। बंगाल पे देखा जाए तो बंगाल प्रांत में जो शिक्षा संबंधी जांच थी वो राज्य कर्मचारियों द्वारा न की जाकर विलियम एडम नामक एक मिशनरी द्वारा की गई थी। और इस विदेशी धर्म प्रचारक को संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन करने
सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के संपर्क में आने से भारतीय शिक्षा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी इस मिशनरी को। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से उसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था की जांच करने की आज्ञा प्राप्त की और सन 1835 से 1838 तक उसने 3 रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण मिला और इन विवरणों में क्या मिला कि एडम की जो प्रथम रिपोर्ट आई, इस पर क्या रहा कि एडम की प्रथम रिपोर्ट उसमें शिक्षा संबंधी समस्त आंकड़े उपलब्ध थे। और इसमें एक साहित्यकार हुए हैं वसु, उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए थी। यह एक ऐसा विशाल आयोजन था जिसमें असंख्य प्रचलित पाठशालाएं देश भर में फैली हुई थीं। प्राय प्रत्येक ग्राम में अपना स्कूल या पाठशाला थी और ये 1835 के आसपास केवल बंगाल में इस प्रकार की 1 लाख पाठशालाएं थी। जो एडम की रिपोर्ट थी उसमें जो आंकड़े थे वो बहुत मतभेद हैं इन दोनों पर। सर फिलिप हर्टांग ने जो इसका मतलब विवरण को जो माना है केवल कल्पना ही मान लिया है, कितना नहीं हो सकता कि 1 लाख विद्यालय वाकई में, कि भरोसा नहीं होता। और इसके विपरीत वार्ड, परांजपे, पारुलेकर, इनके भी जो इनके मत अनुसार हैं तो ये आंकड़े भी पूर्ण रूप से सत्य निकल रहे हैं। एडम की द्वितीय रिपोर्ट जो आई उस पर क्या रहा, तो एडम की द्वितीय रिपोर्ट जो थी इसमें राजशाही जिले में थाना नटौर की शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन है और इस थाने की जनसंख्या जो थी वो 1,95,296 और गांवों की टोटल संख्या 458 थी। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए केवल 27 प्राइमरी स्कूल थे जिनमें 262 विद्यार्थी पढ़ते थे। इन स्कूलों में बंगाल के 10, फारसी के 4, अरबी के जो ये थे, मतलब विद्यालयों की संख्या थी ना, तो बांग्ला के 10 थे, फारसी के 4 रहे और अरबी के 11 विद्यालय और बांग्ला तथा फारसी के 2 स्कूल थे जिनमें मिक्स लैंग्वेज थी। वो पाठशालाओं की शिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रचार कहीं अधिक था, क्योंकि 238 गांवों में 1588 परिवार ऐसे थे जो बच्चों को घर पर ही शिक्षा देते थे। बालक साधारणतः 8 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक पाठशालाओं में पढ़ते थे। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन 5 रुपये 8 आना था और इसमें स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था, जो सेकंड रिपोर्ट दी गई थी बंगाल के बारे में। जो थर्ड आई वो क्या रही, एडम की थर्ड रिपोर्ट में इसके अनुसार प्रथम 2 रिपोर्ट से अधिक महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है और इसमें मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, बर्दवान, दक्षिणी बिहार और तिरहुत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े दिए गए हैं और इन जिलों में 2567 विद्यालय थे जिनमें बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी। इसमें 8 विद्यालय अंग्रेजी की और 6 बालिकाओं की शिक्षा के लिए थे जिनमें क्रम से 242 लड़के और 214 लड़कियां पढ़ रही थीं। विद्यालयों के पास आय के निश्चित साधन नहीं थे। जो कुछ धन इन्हें जमींदारों, तालुकेदारों आदि से मिल जाता था उसी से चलते थे। कुछ धनी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाठशालाएं खुलवा देते थे। हिंदू विद्यार्थी प्राय बंगला, हिंदी और संस्कृत का तथा मुसलमान फारसी और अरबी का अध्ययन करते थे। स्त्री शिक्षा का प्रचार केवल कुछ उदार विचार वाले धनी हिंदू परिवारों में था। मुसलमानों में स्त्री शिक्षा को अशुभ समझा जाता था। ये तीनों राज्यों की रिपोर्ट रही। अब जो उच्च शिक्षा है, तो अगर उच्च शिक्षा पर हम देखें तो उच्च शिक्षा जो थी ये बंगाल से मेन स्टार्ट हो रही है। उच्च शिक्षा तो जो बंगाल था, तो बंगाल में मतलब उच्च शिक्षा के लिए एडम की थर्ड रिपोर्ट पर यह उल्लेख मिल रहा है। इसमें बंगाल में उच्च शिक्षा का उल्लेख मिलता है और बर्दवान जिले में संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए 190 विद्यालय थे जिनमें 1358 विद्यार्थी पढ़ते थे। इन विद्यालयों में से 2 को बर्दवान के राजा का संरक्षण प्राप्त था। शेष विद्यालय ग्रामों के सम्मानित व्यक्तियों से चंदा प्राप्त करके या स्वयं शिक्षकों द्वारा अपने निवास स्थानों पर चलाए जाते थे। इन विद्यालयों में व्याकरण, शब्दकोश रचना, अलंकार शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य, कानून, वेदांत, पुराण और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यालय में एक ही शिक्षक होता था। शिक्षक ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भी थे। उनकी आर्थिक दशा सोचनीय थी, क्योंकि आप हर टाइम देखें ना, तीनों रिपोर्टों पर जो आ रही, तीनों रिपोर्ट मद्रास, बंगाल, इन सब पर एक ही चीज़ का अभाव मिल रहा है, पैसा। धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इनका जो वार्षिक वेतन था उच्च शिक्षा वालों का, तो 63 रुपये 4 आना 5 पैसा था।
अब आप लोग समझिए, संस्कृत विद्यालयों के समान फारसी और अरबी की उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यालय थे। एडम के अनुसार दक्षिणी बिहार जिले में इस प्रकार के 291 विद्यालय थे, जिनमें 1486 विद्यार्थी और मतलब पढ़ते थे, और जो 867 हिंदू और शेष मुसलमान थे। टोटल जितने भी थे सारे मुसलमान थे वो। और इन विद्यालयों में से 279 में फ़ारसी और 12 में अरबी की शिक्षा दी जाती थी। केवल 2 फारसी और 2 अरबी के विद्यालय के लिए भवन थे। शेष सम्मानित व्यक्तियों और शिक्षकों के मकानों की चौपालों या बरामदों में लगा करते थे। जिनकी संख्या मतलब जितनी संख्या विद्यालयों की थी उतनी ही अध्यापकों की थी। एक हिंदू अध्यापक के अतिरिक्त से सब मुसलमान थे। 2 शिक्षक अवैतनिक रूप से कार्य करते थे और 2 अपने विद्यार्थियों के लिए भोजन का भी प्रबंध करते थे। उस टाइम जैसे आज मिड डे मील है तो उस टाइम भी था। और शेष शिक्षक विद्यार्थियों से शुल्क एवं अन्य व्यक्तियों से भोजन व उपहार प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। शिक्षकों की औसत मासिक आय जो थी वो 5 रुपये 8 आना थी, और ये सभी अध्यापक योग्य थे, और इनमें से कुछ लेखक भी थे। क्यों? यहाँ पर वेतन आप लोगों ने देखा होगा 63 रुपये 4 आना और 5 पैसा था, तो ये चल जाता है यहाँ पर। लेकिन इस जो मतलब टोटल उनका मासिक कितना था? 5 रुपये 8 आना, ये वार्षिक है, मैंने बताया अभी। अब देखिए मद्रास में जो रिपोर्ट मिली, मद्रास की उच्च शिक्षा के विद्यालयों की रूपरेखा भी भिन्न थी। इनमें एक निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ पर इन विद्यालयों के शिक्षक सेवा भावना से प्रेरित होकर, न कि आर्थिक लाभ के लिए, अध्यापन कार्य करते थे। कुछ विद्यालय जमींदारों और तालुकेदारों के संरक्षण में चलते थे। वे अध्यापकों को उनके जीवन निर्वाह के लिए दान स्वरूप कुछ भूमि दे देते थे। पाठ्य विषयों में साहित्य, अलंकार शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष के अध्ययन को प्रधानता दी जाती थी। ब्राह्मणों और उच्च जातियों में स्त्री शिक्षा का प्रचार नहीं था। ये मद्रास की रही। मुंबई में देखते हैं तो शिक्षा संबंधी जो जांच की रिपोर्टें आई तो इसमें बम्बई प्रांत उच्च शिक्षा का समुचित प्रबंध था। बम्बई में हिंदुओं को उच्च शिक्षा देने के लिए अहमदनगर में 16 और पूना नगर में 164 विद्यालय थे। अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार विद्यालय थे। मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सूरत में एक प्रसिद्ध विद्यालय था, और इसको चलाने में 32,000 रुपया वार्षिक व्यय होता था, जो दान स्वरूप प्राप्त होता था। और इसकी स्थापना बोहरा जाति के लड़कों को अरबी की शिक्षा देने के लिए की गई थी। जांच के समय इसमें 125 बोहरा छात्र तथा भारत के विभिन्न भागों से आने वाले अन्य जातियों के विद्यार्थी भी पढ़ रहे थे। इस विद्यालय पर न केवल बोहरा लोग अपितु पश्चिमी भारत के समस्त व्यक्ति अभिमान करते थे। एक विद्यालय था ये। जो अब देसी शिक्षा व्यवस्था थी जितनी भी, तो हमने इस पर देखा कि जितना भी वर्णन मिला तो भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा का उचित प्रबंध था, और यह इस देश की प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। जो मेन चीज़ है, तो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय अति विशाल और संख्या में संपूर्ण देश में फैले हुए थे। वे किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर के जनसाधारण की शिक्षा की मांग की पूर्ति करते थे, और यही बात उच्च शिक्षा के विद्यालयों के संबंध में भी कही जा सकती है। उनकी संख्या जो थी वो प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में कम थी, परंतु अच्छी थी। वे विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक प्रदान कर रहे थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में जो है कुछ बातें समान थीं, सेम मिला करती थी, जैसे मतलब प्राइमरी और उन पर। तो उनकी और उनके शिक्षकों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी दोनों पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छी रही। उनके पास अपने भवन नहीं थे। शिक्षा जो शिक्षण सामग्री था उसका भी अभाव मिल रहा था, हमने देखा तीनों रिपोर्टों पर। और इनमें अधिकांश जो शिक्षा का स्तर था वो निम्न ही रहा। इनकी उत्तरोत्तर अवनति भी होती रही, शिक्षकों के अभाव कारण, अयोग्य शिक्षकों के कारण। उच्च शिक्षा जो थी वो वहाँ पर थोड़ा सा योग्य शिक्षक रहते थे, लेकिन जो मेन निर्माण होता था प्राथमिक शिक्षा, तो उस पर अयोग्य शिक्षक हो जाते थे। ये देसी शिक्षा की मेन अवनति के कारण रहे हैं। अब हम उन्हीं से मेन कारण देख रहे हैं, थोड़ा सा देसी शिक्षा के जो अवनति के कारण है वो हम देख रहे हैं। तो पहला जो चीज़ है, सन 1823 तक भारत के अधिकांश भागों पर अंग्रेज़ों की शिक्षा स्थापित हो सकी थी। जितने भी थे वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था सन 1823 तक। मेन बड़े बड़े प्रांतों पर उन्हें अपने राज्य का संचालन करने के लिए अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने लगी थी, और उन्होंने देसी शिक्षा के प्रति ध्यान न देकर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करके अथक प्रयास किया इस अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का। और देसी शिक्षा के प्रति शासकों की उदासीनता का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देसी शिक्षा पतन की ओर अग्रसर
हो गई। ये किसके कारण रहा? अंग्रेज़ों का मेन रीज़न रहा। नेक्स्ट पे है कि भारत की जो निर्धन जनता थी वो अंग्रेज़ों के अध्ययन में अपना प्रत्यक्ष हित देखा और इसका अध्ययन करके राजपद प्राप्त हो सकता था, क्योंकि नौकरी मिल सकती थी। अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी अपने शासन को चलाने के लिए और यहाँ पे पैसा नहीं था, तो जीविकोपार्जन की समस्या को भी इसी तरह हल किया सकता और लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और जो अंग्रेजी शिक्षा थी इसके प्रसार के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे अनेक विद्यालय थे जहाँ निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों आदि की भी सुविधा दी जाती थी, पुस्तकें भी दी जाती थीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि निर्धन भारतवासी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे। उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने से असंख्य कारीगर बेकार हो गए क्योंकि मशीनें आ गईं और अपनी आर्थिक दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी की निःशुल्क शिक्षा से लाभ उठाया, जिससे उनके बच्चे धनोपार्जन करके जीवन निर्वाह कर सकें। और अनेक देशी राज्यों के समाप्त होने से देशी शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता मिलनी बंद हो गई, फलस्वरूप उनका पतन हो गया। न्यून वेतन के कारण योग्य व्यक्ति देशी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक का कार्य नहीं करते थे, परिणाम स्वरूप वो शिक्षा का स्तर निम्न हो गया और जनता की ऐसी शिक्षा के प्रति कोई रुचि न रह गई। अशिक्षित होने के कारण देशी शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक शिक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत अंग्रेजी जो शिक्षक थे तो अंग्रेजों ने प्रशिक्षण विद्यालय खोले और छात्रवृत्तियां देकर योग्य व्यक्तियों को उनमें से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उच्च वर्ग के व्यक्तियों ने कई कारणों से अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। अब उच्च वर्ग जो था वो पहले ही दबाव में आए और जैसे दबाव में आए तो उन्होंने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने लगे और जनसाधारण ने उसका अनुकरण भी किया। फलस्वरूप देशी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी और औद्योगिक क्रांति के कारण जनता विज्ञान के नवीन विषयों की ओर आकर्षित होने लगी थी और अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान दिया, पर देशी शिक्षा संस्थाओं ने अपनी रूढ़िवादिता के कारण ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप जो मतलब फल निकला वो क्या निकला कि जनता देशी शिक्षा संस्थाओं से असंतुष्ट हो गई और पूर्ण रूप से इन चीज़ों को छोड़ दिया। नेक्स्ट, ब्रिटिश शिक्षा नीति जो थी वो क्या थी? जितने भी हमने अभी रीजन देखा इन पर सफलतापूर्वक यही निष्कर्ष निकलता है कि देशी शिक्षा का पतन जो था हमारा ब्रिटिश शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप हुआ। अंग्रेजी की स्वार्थपरायणता, धनलोलुपता एवं व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक स्वामित्व के चिरस्थायी बनाए रखने की अभिलाषा ने आर्थिक संकटों से आवृत देशी शिक्षा का गला घोट दिया। यदि तत्कालीन देशी शिक्षा को राज्य का संरक्षण मिल जाता तो निस्संदेह उनमें नवजीवन का संचार हो जाता। कुछ उनको सहायता ही नहीं मिलती थी देशी शिक्षा की, जितनी भी मतलब राज्य थे वो संरक्षण ही नहीं दिया करते थे, कोई उनसे मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे सब चीज़ों का पतन हो गया और उन पर जो ये अंग्रेजी शिक्षा थी ये सुलभ और सस्ती होने के कारण वह पहले की ही तरह जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती। इतनी ही नहीं, अपितु तो उसके अवशेषों पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के भवन का निर्माण करना भी संभव हो जाता। और वसु जो हुए हैं उनके मतानुसार क्या है कि देशी शिक्षा संस्थाएं अपने दीर्घकालीन अस्तित्व के कारण व्यक्तियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अंग बन गई थी। एडम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देशी शिक्षा संस्थाएं ही भारतवासियों के चारित्रिक उत्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त साधन हैं। उसने इस बात की भी सिफारिश की थी कि भारत में शिक्षा की उन्नति के समस्त प्रयास तत्कालीन देशी शिक्षा संस्थाओं की उन्नति पर आधारित होने चाहिए। और मुनरो, एल्फिंस्टन, टॉमसन और लेटनर ने देशी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए अनेक योजनाएं तैयार की, पर ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम हमारे यहाँ थी अंग्रेजों के टाइम, तो इसके डायरेक्टरों और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और यदि किसी देश को दास बनाए रखना है तो उसकी साहित्य और संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए। अपनी शिक्षा नीति के निर्माण में भारत के अंग्रेज शासकों ने इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन किया और देश के लिए इसके परिणाम कितने विनाशकारी सिद्ध हुए ये हम लोग आज तक भुगत रहे हैं उस चीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।